वेलकम टू एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो इसी को हम ग्लोब बोलते हैं। उसके अलावा जान लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और ये जो वर्टिकल लाइन है इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये सारी लाइंस की मदद से हम अर्थ में कोई भी जगह को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो अर्थ होती है ना, ये एक प्रॉपर स्क्वायर शेप में नहीं होती है, बल्कि नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ फ्लैट होती है। अब नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक अर्थ हमारा है, ये इसका मॉडल है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ऐसा ही होता है। अब ये इसका नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल, और इन जगहों से जिस तरीके से इसमें दिखाया गया बिल्कुल सर्कल शेप में दिखा रखा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस जगह से फ्लैट होता है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया। अब ग्लोब क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये ग्लोब है। ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है हमारी अर्थ का। हमारा अर्थ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। मॉडल, एक ट्रू मॉडल, एक मिनिएचर मॉडल होता है। अब ये जो ग्लोब होते हैं बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। ये जो ग्लोब है बहुत सारे शेप और साइज़ के हो सकते हैं, ओके। कुछ बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे भी होते हैं, ओके। और ये जो ग्लोब है ना ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, इसे आप रोटेट कर सकते हो, ओके। उसके अलावा जो हमारे ग्लोब में जितनी भी हमारी कंट्रीज़ होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होते हैं, उनको उनकी करेक्ट साइज़ में दिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो ग्लोब है हमारा फिक्स नहीं होता बल्कि रोटेट करता है। तो वो रोटेट करता है अराउंड द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस क्या होती है, ये जो आप देख रहे हो ये इसकी एक्सिस है। हमारी रियल अर्थ की भी एक्सिस होती है। ये आप देख रहे हो ये एक्सिस एक नीडल जो पास हो रही है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इस एक्सिस के अराउंड ही हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है। ये जो हमारा ग्लोब है रोटेट करता है। और हमारी जो रियल अर्थ है उसमें इस तरीके की कोई नीडल पास नहीं हो रही होती है, लेकिन हमारा अर्थ भी इस तरीके से टिल्टेड है, एक इमेजिनरी एक्सिस उससे पास होती है। और फिर हमारा अर्थ भी जैसे कि ग्लोब रोटेट करेगा अराउंड दिस एक्सिस, वैसे ही हमारा अर्थ भी रोटेट करता है, ओके। तो ये तो हो गई बात एक्सिस की कि एक्सिस क्या हो गया, A needle that is fixed through a globe in a tilted manner is called axis। और ये कहाँ से पास होती है, थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमारा जो रियल अर्थ है उसमें ऐसी कोई भी नीडल नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस आप सोच सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। एक और इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास होती है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि सच में कोई लाइन हमारे अर्थ में पास होती है, नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने इसलिए बनाई है ताकि हम प्लेसेस को आसानी से लोकेट कर सकें, ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये जो लाइन है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और अर्थ को बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में। उस लाइन का जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, नॉर्थन हाफ, उसको हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर, और उसके साउथ में जो होता है उसको हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। अब आप ऐसे मान लीजिए, देखिए ये एक अर्थ है, हमने ऐसा इमेजिन करा इस अर्थ के बिल्कुल बीच से एक ऐसे लाइन जा रही है, इसको हमने नाम दिया इक्वेटर। अब ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन होती है, ये साउथ वाली, तो इस वाले हिस्से को पूरे को हमने बोल दिया नॉर्थन हेमिस्फेयर, और पूरे इस वाले हिस्से को हमने बोल दिया साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होती है, इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। अब ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्कुलर लाइन है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अर्थ एक स्फेयर है,
है ना। पूरा आपने बॉल देखी, एक बॉल की तरह है, ठीक है। तो उसके बीच में से एक लाइन जा रही है तो एक सर्कल बनेगा ना, पूरी एक सर्कल वाली लाइन बनेगी, इसलिए इसका नाम है सर्कुलर लाइन। और ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह काम करती है टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। अब इस इक्वेटर से बहुत सारी पैरेलल सर्कुलर लाइन ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये सर्कुलर देख रहे हो, ऊपर सर्कल बन रखा है ऐसे, इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर से लेके पोल तक, देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और इनको मेजर हम करते हैं डिग्रीज में। ओके, एंड मेजर्ड इन डिग्रीज। तो जो हमारा इक्वेटर होता है ये होता है हमारा 0 डिग्री पे। अब डिग्रीज कैसे मेजर होती हैं जान लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि लैटिट्यूड्स या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। हमने इक्वेटर को हमने दिया है, हम ह्यूमंस ने दिया है, ठीक है। हम ह्यूमंस ने क्या दे रखा है, इक्वेटर को हमने दे रखी है 0 डिग्री, कि बीच से जो पास हो रहा है इसको 0 डिग्री दे दिया। अब ये जो नॉर्थ पोल है ये हमारा 90 डिग्री पे लाई करता है, और साउथ पोल भी। अब ये कैसे लाई करता है तो ये जान लेते हैं, आपकी बुक में रीज़न दिया हुआ है, देखो। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री, ठीक है। अब हमारा जो डिस्टेंस है इक्वेटर से लेके पोल तक का वो है 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, यानी कि 1/4 ऑफ, क्योंकि हम लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेज़र करते हैं इसीलिए 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जो कि होता है 90 डिग्री। तो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो कितने में लाई करता है, 90 डिग्री नॉर्थ, और हमारा साउथ पोल लाई करता है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। ये देख रहे हो कैसे, ये हमारा अर्थ हो गया, हमने मान रखा है, इसमें इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर जा रही है, इससे 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ हमारा नॉर्थ पोल आता है, और 90 डिग्री नीचे साउथ की तरफ हमारा साउथ पोल आता है। तो आप समझ गए होंगे कि लैटिट्यूड्स में क्या मेजर किया जाता है। अब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर से साउथ की तरफ जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। तो ये भी आप समझ गए। अब इनको हम, जो नॉर्थ वाले होते हैं उनको हम एन वर्ड देते हैं, और साउथ वाले को हम एस वर्ड देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे दिखा होगा कि 20 डिग्री एन दिया रखा है, यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर नॉर्थ। अगर यहाँ पे हमने लिखा है, देखो ऐसे समझाती हूँ, एक मैं बना देती हूँ, देखो ये हमने मान लिया अर्थ है हमारा, इधर देखो इससे इक्वेटर पास हो रही है। अब हमने ये 0 डिग्री पे है, हमने कहा कि 40 डिग्री एन चलो, यानी कि 40 डिग्री नॉर्थ में। अब हमने लिखा 60 डिग्री साउथ, यानी कि 60 डिग्री यहाँ पे साउथ में, ठीक है। नॉर्थ साउथ में आपको समझ में आया, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, तो समझ गए आप। अब इसकी मदद से हम कोई भी जगह को ना थोड़ा लोकेट कर सकते हैं अर्थ में। कैसे कर सकते हैं जानते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि जो हमारा चंद्रापुर है महाराष्ट्र में, और बेला हॉरिजेंट इन ब्राज़ील जो है, ये क्या बोलते हैं, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री। अब जो हमारा ये वाला है चंद्रापुर महाराष्ट्र होता है 20 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि ये हमारा अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया, इससे 20 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पे कहीं पे ये 20 डिग्री नॉर्थ की ये वाली लाइन है। अब इस लाइन में कहीं पे हमारा चंद्रापुर महाराष्ट्र में जो आता है वो होगा। अब वहीं जो हॉरिजेंटी है ब्राज़ील में, ये भी है 20 डिग्री साउथ में है, लेकिन तो ये इक्वेटर हो गया, इससे 20 डिग्री, ये यहाँ पे 20 डिग्री वाली लाइन जा रही है 20 डिग्री साउथ। अब इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है ये हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है इस लाइन में कहीं ना कहीं होगा। तो ये तो आप समझ गए कि कैसे डायरेक्शंस होती हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स उनके बारे में जान लेते हैं, तो सबसे ज़रूरी वाले जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो आप डायग्राम देख रहे हो इसी में से आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। 4 बहुत ही ज़रूरी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक इक्वेटर हो गया, इक्वेटर को हम नहीं गिनेंगे उसमें, इंपॉर्टेंट वाले में इक्वेटर तो है ही है, उसके अलावा भी 4 और इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो जान लेते हैं।
तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, एक मिनट, हाँ ये इक्वेटर हो गया। अब इससे 20 डिग्री हाफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस वाली को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 20 डिग्री हाफ नॉर्थ में 66 डिग्री हाफ नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल। वही 23 डिग्री हाफ साउथ वाले को हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 26 डिग्री साउथ वाले को एंटार्क्टिक सर्कल। तो आप समझ गए कौन से 4 सबसे ज़रूरी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। सबसे इक्वेटर, ये इक्वेटर 0 डिग्री पे 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में हमारा कौन सा वाला आता है, सबसे पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 66 डिग्री हाफ नॉर्थ में हमारा आता है आर्टिक सर्कल। उसके अलावा 23 डिग्री हाफ साउथ में, साउथ याद रखना, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस वाली पैरेलल को। वहीं 66 डिग्री हाफ साउथ वाले को हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ये 4 बहुत ही ज़रूरी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी कौन से 4 होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थन हेमिस्फेयर में, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ साउथ में, आर्टिक सर्कल 66 डिग्री हाफ नॉर्थ में, और एंटार्क्टिक सर्कल 66 डिग्री हाफ साउथ में। ये चारों आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो मैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये हीट जोन्स कैसी होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी एरिया, ये होता है टॉरिड जोन वाला, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इसको, इस वाले रीजन को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन आती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला जितना भी एरिया होता है उसको हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। अब आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेड जोन, और वहीं सेम एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेड जोन। ये सारे ही जोन्स होते हैं हमारे हीट जोन्स। समझे आप लोग? सो आई होप मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आप और जानने के लिए डायग्राम को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हीट जोन्स मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या है कि साल में एक बार ऐसा ज़रूर होता है जो सन होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सब बिल्कुल ओवरहेड होगा, बिल्कुल ऊपर होता है, और बिटवीन कब, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में साल में ऐसा ज़रूर होता है कि बिल्कुल ऊपर होगा, ओवरहेड होगा, और ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड जोन में क्या होता है कि मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले जो टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जितना भी एरिया है, इसमें साल में एक बार ऐसा ज़रूर होगा जिसमें सन बिल्कुल ओवरहेड होगा, और ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है, आप ऐसा सोच सकते हो, और इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे जो टेम्परेट जोन थी, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। अब midday sun never shines overhead on latitudes beyond tropic of Cancer and tropic of Capricorn. The angle of sun rays goes on decreasing towards the pole, और इन एरियाज़ में जो है इतनी ज़्यादा हीट नहीं पड़ती है। द एरियाज बाउंडेड बाय टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ हैव टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर। अब ये जो मैंने आपको टेम्परेट जोन के बारे में बता रही हूँ, ये वाला एरिया, इस एरिया में क्या होता है कि जो सन है उसकी इतनी ज़्यादा हीट नहीं पड़ पाती, क्योंकि जैसे जैसे
हमारा जो अर्थ है ना ऐसे टिल्टेड मैनर में है। मैंने आपको बताया था ये सन है और अर्थ हमारा ऐसे टिल्ट मैनर में है। देखो कैसे है, मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम की वजह से। सपोज ये हमारा सन है, हमारा ये अर्थ ऐसे टिल्ट मैनर में है जैसा ग्लोब में हमने देखा था। तो अर्थ की ऐसा होता है कि इस वाले एरिया में, इक्वेटर वाले एरिया में तो बिल्कुल डायरेक्ट हीट पड़ती है, लेकिन इस वाले एरिया में सिंस देखो हल्की कम हीट पड़ेगी ना यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। इस वजह से इस एरिया में हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है इस वाले एरिया में, ठीक है। और इसीलिए इनको हम बोलते हैं टॉरेट जोन। और अब इस वाले एरिया में तो बिल्कुल ही लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिड जोन, यानी कि ठंड बहुत होती है यहाँ पे। तो आप समझ गए कि क्यों कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा ही हीट है और कुछ एरिया में बहुत कम हीट है। फिर से देख लो क्यों ऐसा होता है। ये सब सन हो गया और अर्थ हमारा इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है, टिल्ट है, पूरा पूरा नहीं है। और सन हमारा बिल्कुल सीधी पोजीशन में है, ठीक है, ये बिल्कुल घूमा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा अर्थ घूमा हुआ है। तो इक्वेटर वाले एरिया में तो बिल्कुल डायरेक्ट हीट पड़ गई, लेकिन इन एरिया में इस तरीके से लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो ढंग से नहीं पड़ रही। और इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं, जो पोल वाले एरिया हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे थोड़ी कम है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ठंड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। समझ गए आप लोग क्यों ऐसा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी। तो इस वाले एरिया को टॉरेट जोन, जो बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट यहाँ पे होती है, इस वाले एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है क्योंकि थोड़ी बहुत तो लाइट आती है। तो इस वाले एरिया को नॉर्थ टेम्परेट जोन और इस वाले को साउथ टेम्परेट जोन। तो हमने टेम्परेट जोन्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब आगे मैंने फ्रेड जोन के बारे में भी आपको बता दिया कि फ्रिजिड जोन जो होती है, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड वही एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो सन है उतना ज़्यादा आता नहीं, इट्स बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन, और यहाँ पे कम हीट पड़ती है, और इसलिए हम बोलते हैं इसको फ्रिजिड जोन, यानी कि वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे हमने लैटिट्यूड्स के बारे में अच्छे से पढ़ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो जैसा हमने सीखा था लैटिट्यूड्स में कि लैटिट्यूड से हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि किस जगह पे होगा, लेकिन प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाती है। जैसे हमने सीखा था कि जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लाया करता है, ठीक है। इस तरीके से अर्थ इक्वेटर में 20 डिग्री नॉर्थ में, वो इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए हमको लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत थी। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लाइन ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इन लाइन ऑफ रेफरेंसेस को हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। फिर से हमारी रियल अर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी इमेजनरी है, ठीक है। हमने अपनी कन्वेंशन, हमने अपनी आसानी के लिए सब बनाया है। देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में इस तरीके से ये रन करती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स, ओके। चलिए अब और जानते हैं, और फिर से इनका जो डिस्टेंस है हम डिग्रीज़ में मेज़र करते हैं, जैसा कि हम लैटिट्यूड्स में करा करते थे, ठीक है। और ये जो हर एक डिग्री है फिर से और ज़्यादा डिवाइड, और ये जो डिग्रीज़ है ना, ये मिनट्स में डिवाइड है, फिर मिनट्स सेकंड्स में डिवाइड है। हम जानेंगे कि कैसे डिवाइडेड है, अभी हम अच्छे से समझेंगे किस तरीके से है। अब सबसे पहले आप सबसे पहले सोचोगे कि 0 डिग्री वाला कहाँ से पास होता है। तो हमारा जो 0 डिग्री वाला है ना, ये पास होता है ग्रीनविच से, ठीक है। क्या हुआ कि सारी कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया, ऑल कंट्रीज़ डिसाइडेड that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where British Royal Observatory is located, and this meridian is called prime meridian। 0 डिग्री वाली मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और सारी कंट्रीज़ ने मिलके डिसाइड किया कि अर्थ है यहाँ पे, कहीं पे हमारा मान लीजिए इंग्लैंड है, ठीक है, और इससे एक ये ऐसे पास हमने कराई, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ग्रीनविच लोकेटेड होगा, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो यहाँ से पास होने वाली मेरिडियन को इन्होंने नाम दिया प्राइम मेरिडियन, और ये 0 डिग्री पे लोकेटेड है। सारी कंट्रीज़ ने मिलके ये डिसाइड किया, और यहाँ से फिर काउंट शुरू हुआ,
ठीक है। और काउंट कैसे शुरू हुआ कि ये अर्थ हो गया, इससे 0 डिग्री पास हो रहा है। अब इसके यहाँ से 180 डिग्री वेस्टवर्ड और यहाँ से 180 डिग्री ईस्टवर्ड काउंट हमने करना शुरू किया। तो ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, ये काउंट कर देते हैं, इट्स वैल्यू 0 डिग्री हमने माना। ठीक है। अब काउंट कैसे करते हैं, तो ये जो 0 डिग्री वाला है ना, ये 2 हाफ्स में फिर से अर्थ को डिवाइड करता है। एक ये इस वाला वेस्ट वाला साइड हो गया हमारा वेस्टर्न हाफ, ईस्ट वाला साइड हो गया हमारा ईस्टर्न हाफ। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब जो जगहों को लोकेट करना अब बहुत ही आसान हो गया। कैसे हो गया देखो, हमने इनको भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये हमारी इक्वेटर 0 डिग्री वाली, फिर ये हमारे लैटिट्यूड्स, ये हमारा लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री वाले। अब अगर हमको जैसे इस जगह पे अगर हमें किसी भी जगह के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले डायरेक्शन पता है तो हम उस जगह को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अब हमको हमारा एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है धुबरी। धुबरी जो असम में है, ये क्या है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। तो अब आप हम आसानी से पता कर सकते हैं कहाँ पे होगा ये। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, इससे 26 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे कहीं पे 26 डिग्री नॉर्थ है मान लीजिए, ठीक है। और अब ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से पास हो रहा है। अब इससे 90 डिग्री ईस्ट, अब 90 डिग्री ईस्ट मान लीजिए कहीं यहाँ पे है, तो ये हमको लोकेशन मिल गई। किसकी लोकेशन मिल गई, धोबरी इन असम की। ऐसे ही हर जगह का एक यूनिक जो है लोकेशन अब बन गई। ठीक है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हमें मदद करते हैं कोई भी 2 जगह लोकेट करने के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब टाइम जोन्स के बारे में जानते हैं कि कैसे टाइम हमने डिसाइड किया किसी भी कंट्री का। कि टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है और लॉन्गिट्यूड्स को कैसे यूज़ किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है। तो द बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स। और एंशिएंट टाइम में भी, पुराने वक्त में भी लोग इसी तरीके से टाइम को मेजर करने के लिए मेजर करते थे। अब ये जान लेते हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम टाइम को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम के यहाँ से ही दिखा देती हूँ। अब बहुत ही ध्यान से सीखिएगा कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जो कि कहाँ से पास हो रहा है, ग्रीनविच। ये हमने 0 डिग्री मान रखा है। अब जिस वक्त जो है ग्रीनविच में सन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। सन हाईएस्ट पॉइंट पे कब होता है, 12 बजे होता है। ठीक है। 12 बजे कब, 12 बजे दिन में जब 12 बजे होते हैं बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में। ठीक है, सन। तो जिस वक्त ग्रीनविच में ये जो सन होगा हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ये वाली जितनी भी कंट्रीज़ होंगी ना, ये ग्रीनविच से टाइम में पीछे होंगी। वहीं ये वाली जो कंट्री है ये ग्रीनविच से आगे होंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया, अब कितना आगे होंगे और कितना पीछे होंगे ये जान लेते हैं। जब यहाँ पे 12 बजे होंगे तो ये वाली जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट वाली वो कितना आगे होंगी और ईस्ट वाली कितना पीछे होंगी ये जान लेते हैं। तो हमने क्या दिया, हर 1 डिग्री में 4 मिनट दे रखे हैं। अब कैसे दे रखे हैं वो जान लो। हमारा अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट करता है। कितने घंटों में, 24 आवर्स में। ठीक है। यानी कि 15 डिग्री हर 1 घंटे में वो रोटेट करता है, यानी कि 1 डिग्री हर 4 मिनट में। ठीक है। कितना, 1 डिग्री हमारा अर्थ, हमने क्या सीखा कि 1 डिग्री हर 4 मिनट में वो रोटेट करता है। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बुक में कैसे दिया हुआ है वो सिखा देती हूँ, किस तरीके से दिया हुआ है। बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट सीखना कि हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करता है 24 आवर में, यानी कि हर 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगा और हर 1 मिनट में, हर 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है। हर एक
4 मिनट में वो 1 डिग्री रोटेट करेगा। यानी कि जिस वक्त ग्रीनविच में 12 बजे होंगे, दिन के 12 बजे होंगे, उससे 15 डिग्री ईस्ट में अब हर 1 डिग्री में 4 मिनट, मैंने आपको बताया कि हर 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, ठीक है, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। यानी कि अब ये 15 डिग्री आगे वाले जितने भी होंगे ये ग्रीनविच से कितने अहेड होंगे, 1 घंटा अहेड होंगे। मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया फिर से कि ये हमारा 0 डिग्री पे, अब यहाँ मान लीजिए 12 बजे हुए हैं, ये जो वेस्ट वाले जितने भी होंगे ये टाइम से पीछे होंगे, यानी कि यहाँ पे 12 से 11 या 10 या 9 बज रखे होंगे। वहीं ये वाले ईस्ट वाले टाइम में आगे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अब हमने ये जाना है कि ये 0 डिग्री पे मान रखा है हमने, और हमने ये सीखा कि हर 4 मिनट में वो अर्थ हमारा 1 डिग्री रोटेट करता है, ये भी हमने जान रखा है। यानी कि अब यहाँ पे जब 12 बज रखे हैं, इससे 15 डिग्री आगे जितने भी इसमें ईस्ट में 15 डिग्री ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ आगे होंगी वहाँ पे क्या होगा, 1 घंटे टाइम ज़्यादा होगा। वहीं जो पीछे होंगी वहाँ पे 1 घंटे टाइम कम होगा। तो ये यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं आप, कि एट 12 noon in the Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 60 मिनट, यानी कि 1 hour ahead, 1 घंटा ज़्यादा होगा। जिस वक्त ग्रीनविच में 12 बजे होंगे, 15 डिग्री ईस्ट में जितनी भी जगहें होंगी ग्रीनविच से, वहाँ पे 1 घंटे ज़्यादा टाइम होगा, यानी कि वहाँ पे 1 बज रहे होंगे दिन के। वहीं जो वेस्ट में जो कंट्री ग्रीनविच से पीछे की तरफ, वेस्ट की तरफ 15 डिग्री वेस्ट में 1 घंटे टाइम पीछे होगा, लैग कर रहा होगा, यानी कि इट विल बी 11 AM। तो इस तरीके से टाइम को लोकेट करा गया, या फिर टाइम क्या बोलते हैं, डिसाइड किया गया कि कैसे हम टाइम को हर एक कंट्री के लिए फ़िक्स करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हमने टाइम कैसे फ़िक्स किया, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में हमने कैसे स्टैंडर्ड टाइम फ़िक्स किया, क्योंकि इंडिया के 2 जगहों के बीच में भी काफ़ी टाइम का डिफरेंस है। जैसे कि जो द्वारका है गुजरात में, और वहीं जो डिब्रूगढ़ है असम में, इनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट का टाइम डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि ये जो जगह है ये वाली 1 घंटे, द्वारका जो है क्योंकि ये वेस्ट में लाई कर रही है अगर हम सोचें तो ये जो जगह है ये टाइम में अहेड होती है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो ये जो जगह है ना ये 1 hour 45 मिनट अहेड है, और वहीं ये जो है पीछे है, मतलब आप समझ गए होंगे, अगर ये अहेड है तो वो पीछे है। तो इसीलिए इंडिया को भी एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करना था, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, टाइम जोन्स की वजह से। तो इंडिया ने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट डिसाइड किया, यानी कि इसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट, हम लोग जो टाइम इस मेरिडियन के हिसाब से निकल रहा होगा, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि हमने क्यों एक स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह अलग अलग टाइम हो रहा था, ठीक है। तो हम इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि जो 82 डिग्री हाफ ईस्ट है ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, और इसके हिसाब से जो भी टाइम बन रहा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें कैसे टाइम पता चलेगा, क्यों हमने उसके लिए हमने प्राइम मेरिडियन मान रखा है। प्राइम मेरिडियन में जितना भी जब 12 बज रहे होंगे उसके ईस्ट में 15 डिग्री जितने भी वो होंगे वो उससे आगे होंगे, और वेस्ट में पीछे होंगे, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि इस टाइम मेरिडियंस में टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और आप इसे खुद से भी एक बार पढ़िएगा ज़रूर। और क्यों इंडिया ने भी एक स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए डिसाइड किया। अब रशिया जो है ना, रशिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, जैसा आप मैप में देख सकते हो, दिखाती हूँ मैं आपको। रशिया बहुत ही बड़ा है, देख रहे हो, रशिया इतना बड़ा है, एक मैं आपको दिखाती हूँ, रशिया इतना बड़ा है। और रशिया से 11 टाइम जोन्स पास होते हैं, यानी कि 11 टाइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होते हैं। उसी के अलावा ये जो अर्थ है, अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ऐसे जो मेरिडियन बन रखे हैं 24 मेरिडियंस बन रखे हैं, ठीक है।
और ये बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि अगर मान लीजिए ये हमारा ग्रीनविच की 0 डिग्री हो गई तो इससे इधर वाले में 12 है और इससे इधर वाले में भी 12 है। समझ गए आप? और टाइम कैसे कैलकुलेट करा जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो यही यहाँ पे चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो याद रखिएगा हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियंस के बारे में, और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बाकी यहाँ पे आपको सब बता दिया है। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।